दोनों के बारे में आपको सचेत रहने की जरूरत है। वायरस का इलाज सोशल डिस्टेंसिंग है, जबकि डिप्रेशन का कारण भी यही सोशल डिस्टेंसिंग है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 40% आत्महत्याएं रिश्तों की वजह से होती हैं, यानी मन की डोर बांधकर रखने वाले रिश्ते ही अब खिंचाव की सबसे बड़ी वजह बन गए हैं। इसलिए आज हम टूटते रिश्तों पर भी आपके साथ बात करेंगे और इसके अलावा हम आज से एक मुहिम चला रहे हैं। इस मुहिम का नाम है अनटोल्ड स्टोरी। हम सबके जीवन में ऐसी कई कहानियां होती हैं जिन्हें कोई सुनता नहीं है, या कह लीजिए कि जिन्हें कोई सुनना नहीं चाहता, और हम भी इन्हें सुनाना नहीं चाहते। ये कहानियां रिलीज होने का इंतजार करती रहती हैं, लेकिन इन्हें कभी मन के बड़े पर्दे पर जगह नहीं मिलती। लेकिन हम इस स्थिति को बदलना चाहते हैं। इसलिए अगर आपकी भी कोई अनसुनी कहानी है जो आपको परेशान कर रही है, तो आप उसे अपने दोस्तों के साथ, अपने करीबियों के साथ, अपने परिवार के साथ तुरंत शेयर कीजिए। अपने मन की बात उनसे कहिए, और इसके लिए आज आप #अनटोल्ड स्टोरी पर ट्वीट कर सकते हैं। इसके बाद हम नेपाल की कूटनीतिक आत्महत्या का विश्लेषण करेंगे। नेपाल ने अपने देश की संसद में उस विवादित नक्शे को पास कर दिया है जिसमें भारत के इलाकों को नेपाल का हिस्सा बताया गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपने डूबते राजनीतिक करियर को राष्ट्रवाद की नाव के सहारे पार लगाना चाहते हैं, लेकिन आज हम आपको भारत और नेपाल बॉर्डर से एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, जिसे देखकर आप ये समझ जाएंगे कि भारत के साथ रोटी और बेटी का रिश्ता रखने वाले नेपाल के लोग भारत से टूटते रिश्तों को लेकर क्या सोचते हैं, और क्या वो इस राजनीतिक मुद्दे पर अपनी सरकार से सहमत हैं। तो ये एक बहुत ही खास ग्राउंड रिपोर्ट होगी आज आपके लिए। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। इस्लामाबाद में आज सुबह से लापता भारतीय उच्चायोग के दोनों अधिकारी लौट आए हैं। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों ने भारतीय उच्चायोग के दोनों अधिकारियों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी उच्चायोग के राजनयिक को बुलाकर आपत्ति दर्ज कराई। भारत ने पाकिस्तान से यह भी कहा था कि गिरफ्तार बताए जा रहे दोनों अफसरों से पूछताछ या उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। आज सुबह इस्लामाबाद में 2 भारतीय अधिकारी उच्चायोग जाने के लिए घर से निकले थे। सूत्रों के मुताबिक तभी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। 2 जून को भारतीय राजनयिक गौरव अहलूवालिया का भी इस्लामाबाद में पीछा किया गया था। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज हो गई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 41,182 है, जबकि अब तक कुल 1327 लोगों की मौतें हुई हैं। दिल्ली में कुल एक्टिव केस 24,032 है। वहीं कोरोना के मरीजों के लिए रेलवे की तरफ से 50 रेल कोच दिल्ली में तैनात कर दिए गए हैं। शकूर बस्ती में तैनात किए गए इन रेल कोच में 800 बेड लगाए गए हैं। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में अव्यवस्थाओं के आरोपों पर गृह मंत्री अमित शाह आज खुद निरीक्षण के लिए अस्पताल पहुंचे और स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा की। अमित शाह ने हर अस्पताल के कोरोना वार्ड में सीसीटीवी लगाने और डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मियों की मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग के लिए निर्देश भी दिए। इससे पहले गृह मंत्री ने दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण पर सर्वदलीय बैठक भी की और सभी दलों को मतभेद भूलकर एकजुट होने को कहा। जो दलों से जो बातें निकली हैं, और भारतीय जनता पार्टी का भी ये मानना है कि इस समय महामारी संकट है, हम लोगों को मिलकर लड़ने की जरूरत है। राजनीतिक दल में विचार मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये समय मतभेद दिखाने का नहीं है। बीजेपी ने बताया कि गृह मंत्री ने कहा है कि 20 जून से दिल्ली में रोजाना 18,000 टेस्ट किए जाएंगे। साथ ही टेस्ट फीस भी आधी की जाएगी। प्राइवेट अस्पतालों में इलाज की फीस तय करने के लिए कमेटी 2 दिन में रिपोर्ट देगी। इसके अलावा जल्द 16,000 नए बेड बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। बेड और टेस्टिंग, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन जो आने वाले दिनों में हमको जरूरत पड़ेगी, उसको बढ़ाने की बात हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में फिर से लॉकडाउन की अटकलों को गलत बताया है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में फिर से लॉकडाउन की योजना नहीं है। नेपाल के साथ सीमा विवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि दोनों देशों के बीच रोटी और बेटी का रिश्ता है, जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। उत्तराखंड के बीजेपी कार्यकर्ताओं को वर्चुअल रैली के जरिए संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि नेपाल को कुछ गलतफहमी है, जिसे बातचीत से सुलझा लिया जाएगा। भारत और नेपाल के बीच का जो रिश्ता है, यह कोई सामान्य रिश्ता नहीं है। भारत और नेपाल के बीच का रिश्ता, तो मेरे बहनों भाइयों, यह रोटी और बेटी का हमारा यह रिश्ता है। भारत के जिन हिस्सों को नेपाल ने अपने नक्शे में दिखाया है, वो तथ्यों से परे और एक तरफा है। सूत्रों के मुताबिक नेपाल अब भारत के उन इलाकों को अपना बताने के लिए सबूत ढूंढ रहा है, जिन पर नेपाल की संसद ने नक्शा पास करके हक जताया था। सूत्रों का कहना है कि नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने राजनीतिक कारणों से भारत के खिलाफ रुख अपनाया है।
सूत्रों के मुताबिक सीमा पर गोलीबारी की घटना को लेकर भारत ने नेपाल के सामने सख्त विरोध जताया है और अब नेपाल के जवाब का इंतजार है। सीमा विवाद पर भारत और चीन की बातचीत को लेकर कांग्रेस ने सरकार को फिर घेरा है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने चीन के साथ सकारात्मक बातचीत वाले सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के बयान पर सवाल उठाए हैं। अधीर रंजन ने भारतीय इलाके पर चीन के कब्जे का दावा भी किया है। चाइनीज आर्मी ने कब्जा करके रखा, तो हम कैसे यह कह सकते हैं कि हमारे साथ चीन का वार्ता वेरी फ्रूटफुल, मतलब बहुत फलदायक है। बीजेपी ने अधीर रंजन के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता चीन और पाकिस्तान की तरफ से चलाए जा रहे दुष्प्रचार का शिकार है। आर्मी चीफ के बयान पर जिस तरह का तबसरा अधीर रंजन चौधरी ने किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या भारत के सेना के चीफ पर, आर्मी चीफ पर कांग्रेस को यकीन नहीं है? उनको चाइनीज प्रोपेगेंडा पर ही विश्वास क्यों है? सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे ने कहा था कि चीन सीमा पर हालात काबू में हैं और अब तक की बातचीत सकारात्मक रही है। महाराष्ट्र और दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या ने देश की चिंता बढ़ा दी है। देश में 3,32,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से सिर्फ महाराष्ट्र में 1,07,958 कोरोना संक्रमित हैं। 24 घंटे में देश में कोरोना के 11,502 नए केस आए हैं, जबकि 325 लोगों की मौत हुई। 7,419 लोग इलाज से ठीक भी हुए। अच्छी खबर यह है कि देश में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर यानी रिकवरी रेट 51% से ऊपर पहुंच गया है। देश में अब तक 57,75,000 से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र सरकार पर कोरोना संक्रमण से हुई मौत का आंकड़ा छिपाने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुंबई में 950 से अधिक कोरोना मरीजों की मौत को छुपाना बहुत गंभीर मामला है। फडणवीस का कहना है कि कोरोना संक्रमण से मौत के मामलों को पहले बीएमसी की डेथ ऑडिट कमेटी के पास भेजा जाता है। कमेटी ये तय करती है कि मौत की वजह कोरोना संक्रमण है या नहीं। फडणवीस के मुताबिक डेथ ऑडिट कमेटी ने 451 मौतों की वजह को कोरोना संक्रमण नहीं माना, जबकि आईसीएमआर के नियमों के मुताबिक ये मौत कोरोना की वजह से हुई। देवेंद्र फडणवीस ने पूरे मामले में राज्य सरकार से कार्रवाई की मांग की है। मुंबई में 84 दिन बाद लोकल ट्रेन सेवा शुरू हो गई। लोकल ट्रेन में सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही यात्रा करने की इजाजत दी गई है। स्टेशन में एंट्री से पहले हर व्यक्ति की पहचान पत्र की जांच की जा रही है। मुंबई में लोकल ट्रेन सुबह 5:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक चलेगी। वेस्टर्न लाइन पर 146 और सेंट्रल लाइन पर 200 ट्रेनें ही एक दिन में चल रही हैं। नियम यह भी है कि 1200 यात्रियों की क्षमता वाली ट्रेन में एक बार में 700 लोग ही सफर कर सकते हैं। कोरोना संकट से पहले मुंबई में हर रोज करीब 70 लाख लोग लोकल ट्रेन का इस्तेमाल करते थे। हालांकि फिलहाल दोबारा शुरू हुई लोकल सर्विस का फायदा करीब 1,25,000 लोगों को ही मिलेगा। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए तमिलनाडु सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। चेन्नई, तिरुवल्लुवर, कांचीपुरम और चेंगलपट्टू जिले में लॉकडाउन को 30 जून तक 12 दिन और बढ़ा दिया। लॉकडाउन के दौरान राज्य और केंद्र सरकार बैंक के दफ्तर में 1/3 कर्मचारी से ही काम करेंगे। सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी के लिए ही लोग ऑटो, टैक्सी और प्राइवेट गाड़ियों का इस्तेमाल कर सकेंगे। सब्जी, जरूरी चीजों की दुकानें, पेट्रोल पंप कुछ ही घंटों के लिए खुलेंगे। रेस्टोरेंट सिर्फ खाने की होम डिलीवरी कर सकेंगे। तमिलनाडु में कोरोना के मरीजों की संख्या 44,600 के करीब है, जिनमें से सिर्फ चेन्नई शहर में 30,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का आज मुंबई में अंतिम संस्कार कर दिया गया। मुंबई के विले पार्ले शवदाह गृह में आज शाम उन्हें आखिरी विदाई दी गई। सुशांत के परिवार के लोगों के साथ साथ कई फिल्मी कलाकार और उनके प्रशंसक भी वहां पहुंचे। अभिनेत्री कंगना रनौत ने सुशांत की मौत पर दुख जताते हुए सोशल मीडिया पर जारी की एक वीडियो में इसे एक सुनियोजित हत्या बताया है। तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था, लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने he didn't remember what his mother told him। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि who will write the history। We will decide that। डॉक्टरों ने सुशांत की प्राथमिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी है। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण दम घुटना बताया गया है। हालांकि अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। पुलिस के मुताबिक सुशांत डिप्रेशन में थे और 5 महीने से उनका इलाज चल रहा था। सुशांत ने कल अपने घर में आत्महत्या कर ली थी। कल दोपहर से पूरा देश अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या पर लगातार चर्चा कर रहा है। आज देश के दफ्तरों में, कैंटीन्स में, मोहल्लों से लेकर हर परिवार में इसी पर बात हो रही है कि आखिर सुशांत ने ऐसा क्यों किया
और हम आज इसी का एक विश्लेषण आपके लिए करेंगे, आपके परिवार के लिए करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे एक अभिनेता की आत्महत्या ने समाज के चेहरे से वो सारे मास्क हटा दिए हैं जिनके पीछे रिश्तों, प्यार और दोस्ती का खोखलापन छिपा होता है। एक नकारात्मक विचार और एक वायरस में यह फर्क होता है कि वायरस आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है और ये नकारात्मक विचार आपके मन को चोट पहुंचाते हैं। इसलिए वायरस और विचार आज दोनों पर हम बात करेंगे और वायरस जैसे विचारों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। वायरस का इलाज सोशल डिस्टेंसिंग है, जबकि डिप्रेशन का कारण भी यही सोशल डिस्टेंसिंग होता है। इसलिए आज हम नकारात्मक विचारों के इलाज का तरीका भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको यह बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत ने जो भी किया वो सही नहीं था और ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है, सुशांत सिंह राजपूत को यह कदम नहीं उठाना चाहिए था और आज पूरे समाज को, पूरे देश को, हमें और आपको यह सोचना है कि क्या सुशांत को बचाया जा सकता था। सुशांत को आज हम एक केस स्टडी की तरह लेंगे और यह देखेंगे कि इस केस स्टडी से हमारा देश, हमारे देश में रहने वाले परिवार, हमारा यूथ और हमारा समाज क्या सीख सकता है। सुशांत ने आखिर ऐसा क्यों किया? ऐसी कौन सी बात थी जिसने सुशांत के मन को इतना अशांत कर दिया? क्यों सुशांत अंदर ही अंदर इतना घुट रहे थे? और क्यों एक सफल अभिनेता जिसे पैसे की कोई तंगी नहीं थी, जो शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ था, जिसके पास सपनों की और इच्छाओं की पूरी लिस्ट तैयार थी, आखिर उसने अपने जीवन को समाप्त क्यों किया? इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति। लेकिन सबसे पहले आप सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कुछ बातें जान लीजिए। हो सकता है कल से अब तक आपको बहुत सारी बातें पता चली भी हों, लेकिन सही क्या है हम आपको बताते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे बहुत कम ही कलाकार हैं जिन्होंने अपने संघर्ष और अपने टैलेंट के दम पर सुशांत सिंह राजपूत जैसी सफलता पाई और सिर्फ 7 वर्षों में ही वो कम से कम 8 बड़ी और चर्चित फिल्मों में लीड हुई हीरो के तौर पर दिखाई दिए। एक 34 वर्ष के युवा के लिए यह बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी, जिसने फिल्मों के लिए इंजीनियरिंग जैसा करियर छोड़ दिया था। स्कूल के समय से ही वो बहुत टैलेंटेड यानी प्रतिभावान छात्र माने जाते थे और एस्ट्रोफिजिक्स उनका प्रिय विषय था। फिजिक्स में सुशांत नेशनल ओलंपियाड विनर भी रह चुके हैं। उन्होंने 11 इंजीनियरिंग एग्जाम्स क्लियर किए थे। वर्ष 2003 में दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम में उनकी ऑल इंडिया में 7वीं रैंक आई थी। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बहुत अच्छा नामी कॉलेज माना जाता है। जो लोग दिल्ली के हैं और आसपास के हैं वो जानते होंगे कि दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग क्या चीज है और वहां एडमिशन मिलना काफी मुश्किल माना जाता है। बिहार के पटना से दिल्ली आकर उन्होंने इसी कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। यही नहीं, उन्हें अमेरिका की कैलिफोर्निया की बहुत ही प्रतिष्ठित स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी स्कॉलरशिप मिली थी। लेकिन वो अपनी इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई है वो पूरी नहीं कर पाए और अपनी पढ़ाई पूरा करते वो उससे पहले ही सुशांत सिंह राजपूत का सपना बदल गया, जैसा बहुत सारे युवाओं के साथ होता है। बीच में ही उन्हें ऐसा लगता है कि वो इंजीनियरिंग के लिए नहीं किसी और चीज के लिए बने हैं और इंजीनियरिंग छोड़कर उन्होंने एक्टिंग में अपना भविष्य तलाशने का फैसला किया। सुशांत सिंह राजपूत को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था और अंतरिक्ष विज्ञान में उनकी बहुत गहरी रुचि थी। फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे बहुत कम अभिनेता होते हैं, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह के विषयों पर अपनी पकड़ रखते हैं। अब आप सोचिए कि कितने लोग होते हैं ऐसे जो अपनी फील्ड को छोड़कर उस दूसरी फील्ड में, उस दूसरे क्षेत्र में करियर बनाने के बारे में सोचते हैं जिसमें संघर्ष ही संघर्ष होता है। आज बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सुशांत में इच्छा शक्ति की कमी थी, लेकिन इच्छा शक्ति की कमी होती तो सुशांत इंजीनियरिंग छोड़कर एक्टिंग के क्षेत्र में नहीं आते, जो कि बहुत रिस्की बात थी। उन्होंने बहुत रिस्क उठाया जीवन में। इंजीनियर बनकर एक सुरक्षित नौकरी करने के बजाय सुशांत ने संघर्ष का रास्ता चुना और वो भी ऐसी जगह पर आ गए जहां पर 99% नाकामयाबी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। सिर्फ 1% या उससे भी कम लोग ऐसे होते हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में जाते हैं और सफल हो पाते हैं। 99% लोगों को असफलता ही मिलती है। ऐसा वही इंसान कर सकता है जिसे खुद की काबिलियत पर विश्वास हो। एक्टर बनने के लिए सुशांत ने काफी मेहनत की। इसी मेहनत के बल पर उन्होंने पहले टेलीविजन में काम किया। 2008 से 2011 तक सुशांत कई टीवी सीरियल्स का बहुत ही चर्चित चेहरा रहे और
जी टीवी पर आने वाले मशहूर धारावाहिक पवित्र रिश्ता से सुशांत देश के घर घर में लोकप्रिय हो गए। इसलिए जी टीवी से भी उनका बहुत पुराना रिश्ता रहा है। इसी प्रतिभा और इसी पहचान से सुशांत को फिल्मों में काम मिला और इसके बाद उनका कद बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के बराबर हो गया। लेकिन कहा जा रहा है कि पिछले कुछ समय से वो डिप्रेशन से पीड़ित थे और शायद वो चकाचौंध भरी इस दुनिया में कुछ अकेला महसूस कर रहे थे। ऐसा होता है, कई बार होता है ऐसा। बड़ी सफलताओं के बावजूद कई बार कुछ लोग खुद को अकेला महसूस करते हैं और ऐसा तब होता है जब हम अंदर से बाहर की ओर देखते हैं, भीतर से बाहर की ओर जब हम देखते हैं। बाहर की दौड़ हमें परेशान करती है, बाहर की भीड़ हमें परेशान करती है। दौड़ में पीछे छूटने जाने का जो डर है वो हमें अकेलापन महसूस कराता है। यानी जब आप अपने अंतर्मन से, अपने अंदर से बाहर की दुनिया को जब आप देखते हैं तो आपको अकेलापन लगता है, आपको लगता है कि मैं कितना अकेला हूं। लेकिन इसके विपरीत जब आप बाहर से अंदर की ओर देखते हैं तो आपको यही अकेलापन एकांत जैसा अनुभव देता है। तब आपको एकांत का अनुभव होता है और यह एकांत आपके विचलित मन को शांत करने का काम करता है। अब जो समझने वाली बात है वो ये है कि सुशांत क्या कर रहे थे, क्या देख रहे थे। क्या वो अंदर से बाहर की तरफ देख रहे थे, बाहर की दुनिया को, या बाहर से अपने अंतर मन में झांक रहे थे। सुशांत की आत्महत्या हमें याद दिलाती है कि दौलत और शोहरत इस बात की गारंटी नहीं है कि आपको डिप्रेशन नहीं हो सकता। जैसा अभी हमने आपको बताया कि अकेलापन और एकांत में फर्क होता है। सुशांत मुंबई में अकेले रहते थे, लेकिन वो अकेले थे या उन्हें एकांत की अनुभूति होती थी, ये समझना जरूरी है। जो उपलब्धियां सुशांत ने बहुत कम समय में, इतनी कम उम्र में हासिल की थी, वो आज भी देश के करोड़ों लोगों का सपना है। इन उपलब्धियों का जिक्र आते ही सुशांत के चेहरे पर एक मुस्कुराहट हमेशा आ जाया करती थी। लेकिन न जाने ऐसी करोड़ों मुस्कुराहटों के पीछे कितना गम और कितने दुख छिपे होते हैं। इसीलिए आज जो समझने वाली बात है वो ये, आपके आसपास भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मुस्कुराते रहते हैं, जो ठीक दिखते हैं, लेकिन आप कह नहीं सकते कि उनके पीछे कितना दुख है। लोग इसलिए मुस्कुराते हैं ताकि वो दूसरों को अच्छा महसूस करा पाएं, लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे कई बार एक घुटन और एक दुख भी छुपा होता है। और कई बार यही घुटन और यही दुख इस तरह के हादसों की वजह बन जाते हैं। इस घुटन को कम करने के लिए हमने आज से एक हैशटैग शुरू किया है और यह हैशटैग हमने आपके लिए दिया है, उन करोड़ों लोगों के लिए दिया है जो इस तरह की घुटन महसूस करते हैं। यह हैशटैग है अनटोल्ड स्टोरी। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। हम सबके जीवन में ऐसी कई कहानियां होती हैं जिन्हें सुनने वाला कोई नहीं होता, उन्हें कोई सुनना नहीं चाहता, और यही कहानियां धीरे धीरे हमें एक ऐसे किरदार में बदल देती हैं जिसका जीवन दूसरों के लिए तो लाइट, कैमरा और एक्शन वाला होता है, लेकिन पैकअप हो जाने के बाद का जीवन किसी को दिखाई नहीं देता। हर बड़ा एक्टर दिन भर शूटिंग करता है, दिन भर सामने कैमरा होता है, लाइट और एक्शन होता है, लेकिन कैमरा 24 घंटे नहीं चलता। ये लाइट्स 24 घंटे जली हुई नहीं रहती, इसके बाद अंधेरा होता है, और ये एक्शन भी 24 घंटे नहीं रहता। जब पैकअप हो जाता है तो यही स्टार अपने घर जाता है, और जो घर में हो सकता है उतनी चकाचौंध ना होती हो सकता है घर में अंधेरा रहता हो, और हर बड़े व्यक्ति के पीछे एक अनटोल्ड स्टोरी जरूर रहती है। और मुझे यकीन है आप सब जो देख रहे हैं आज हमको, आपके मन में भी, आपके जीवन में भी एक ना एक ऐसी कोई अनसुनी कहानी, अनटोल्ड स्टोरी जरूर होगी जो आपके मन पर बोझ बनकर इस समय बैठी होगी और इसे आप किसी को बता नहीं सकते। इसलिए आज ये हैशटैग खास तौर पर आपके लिए और दुनिया में हर उस व्यक्ति के लिए हमने क्रिएट किया है जो अपनी एक अनटोल्ड स्टोरी रखता है और किसी को बता नहीं पाया। असल में पूरी दुनिया में चलन ये है, फैशन ये है कि लोग सिर्फ सफलता की कहानियों को सुनना चाहते हैं। वो कहानियां सुनना चाहते हैं जिनमें चकाचौंध हो, वो कहानियां सुनना चाहते हैं जिनसे उन्हें प्रेरणा मिल सके, वो कहानियां सुनना चाहते हैं जिसमें अंत में जीत हमेशा नायक की होती है। लेकिन बहुत सारी कहानियां ऐसी भी होती हैं जिसमें नायक हार जाता है, जिसमें जीत नहीं होती, जिसमें चकाचौंध नहीं होती, जिनमें अंधेरा होता है। लेकिन उन कहानियों को कोई सुनना नहीं चाहता। हो सकता है कि सुशांत की भी ऐसी ही कोई कहानी रही हो और उस कहानी को सुनने वाला उनके जीवन में कोई ना हो। अगर उन्होंने इस कहानी को किसी के साथ शेयर कर लिया होता, ऐसे ही जैसे हम आज आपसे कह रहे हैं, तो हो सकता है सुशांत ने ये कदम ना उठाया होता। फिल्मों में सुशांत को जो भी
अवसर मिले वो किसी गॉडफादर की वजह से नहीं मिले, बल्कि उनके टैलेंट की वजह से मिले। सुशांत का फिल्मी करियर भले ही सिर्फ 7 साल का रहा, लेकिन उन्होंने जिस तरह के किरदार निभाए, उस पर मेहनत की, वो सबको पर्दे पर दिखाई देता था। और इसमें खास तौर पर क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के जीवन पर जो फिल्म बनी, उसे देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि सुशांत अपने काम को लेकर कितने गंभीर थे, कितना होमवर्क करते थे, कितने मेहनती थे। अब आप सोचिए, जो व्यक्ति इतना प्रतिभाशाली हो, जो व्यक्ति इतना कामयाब रहा हो, ऐसे व्यक्ति ने आत्महत्या जैसा कदम क्यों उठाया होगा। सुशांत बिहार के रहने वाले थे। उनके पिता सरकारी अफसर रहे हैं, उनकी 3 बहनें हैं और उनके कई करीबी रिश्तेदार बड़े बड़े पदों पर भी हैं। इसलिए परिवार उनका ठीक ठाक है, परिवार से उन्हें कोई समस्या नहीं थी। सवाल यह है कि एक अच्छे खासे संपन्न परिवार का लड़का, एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा युवा, एक अच्छा खासा कामयाब इंसान आखिर डिप्रेशन में क्यों चला गया, क्योंकि उसने आत्महत्या क्यों की। इसलिए यह बात आप जान लीजिए कि डिप्रेशन अमीरी और गरीबी देखकर नहीं आता। डिप्रेशन किसी को यह देखकर अपना शिकार नहीं बनाता कि यह व्यक्ति बड़ा सेलिब्रिटी है या यह कोई आम व्यक्ति है। डिप्रेशन एक बहुत बड़ी बीमारी है और हम असल में डिप्रेशन हमारे सामने खड़ा होता है, लेकिन उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले वर्ष सुशांत की फिल्म छिछोरे आई थी और इस फिल्म का संदेश भी आत्महत्या के विरुद्ध ही था। वो क्या कारण थे कि सुशांत अपनी ही फिल्म के दर्शन को अपनी असल जिंदगी में समझ नहीं पाए, इन सवालों का जवाब किसी को मिल नहीं रहा। हम आपको सुशांत की ही फिल्मों के आज 2 ऐसे अंश दिखाएंगे जिसमें सुशांत जिंदगी से लड़ने का दर्शन समझा रहे हैं बड़े पर्दे पर, लेकिन जब बात उन पर आई तो उन्होंने इसका ठीक उल्टा किया। हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम यहाँ से आगे कैसे खेलेंगे। रोज हमारी लाइफ में क्या चल रहा है सर, हम ही जानते हैं। सॉरी सर, but I'm start feeling depressed सर। अच्छा तुम हमको एक बात बताओ, जब तुमको फुल टॉस मिलता है तो तुम क्या करता है? सर, जब तुमको फुल टॉस मिलता है तो तुम क्या करता है? हिट मारता हूँ। जूसी हाफ वाले मिलता है तो ड्राइव करता हूँ। अच्छा आउट स्विंगर हो तो छोड़ देते। अच्छा इन स्विंगर हो तो डिफेंड करता है। और जब तुमको अनप्लेबल कोई बाउंसर आता है तो क्या करता है? डक करते हैं। बस यही तो लाइफ है। ऐसा समझो ये सब बाउंसर्स हैं और अभी तुमको डक करना है। इसमें ज्यादा सोचने का क्या है? लाइफ में सब बॉल एक समान थोड़ी ना मिलेगा। मेरिट पे खेलना है और टिके रहना है। जीत सक्सेस फेलियर में इतना उलझ गए हैं कि जिंदगी जीना भूल गए हैं। जिंदगी में अगर कुछ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो है खुद जिंदगी। बेटा, तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता है तुम लूजर हो कि नहीं, तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है। पर कोशिश तो आपने बहुत करी ना बेटा। हाँ, ये जो 2 फिल्मों के दृश्य हमने अभी आपको दिखाए, ये आपको इस बात को समझा देंगे कि जब आप कैमरे के सामने होते हैं तो आपको बहुत कुछ कहना पड़ता है, बहुत डायलॉग्स बोलने पड़ते हैं, लेकिन जब ये कैमरा बंद हो जाता है, जब ये लाइट्स बंद हो जाती हैं, जब डायरेक्टर पैकअप कर देता है, तो असल जीवन शुरू होता है। और असली जीवन इस पर्दे पर दिखने वाले जीवन से बिल्कुल अलग होता है। क्या सुशांत को बचाया जा सकता था? अब बड़ा सवाल यह है, हम सुशांत के निजी जीवन में नहीं जाना चाहते, हम सुशांत ने ऐसा क्यों किया इस पर भी बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहते। जितना बताना था आपको बता दिया, लेकिन अब बड़ी बात यह है कि क्या सुशांत को बचाया जा सकता था? और हमारे समाज में जो लाखों करोड़ों सुशांत हैं, जो घूम रहे हैं, जो बाहर से बिल्कुल ठीक दिखते हैं, आप उनसे बात करें तो वो मुस्कुराते हैं और ऐसा लगता है कि इनके जीवन में सब कुछ ठीक है, लेकिन उनके जीवन में कुछ ठीक नहीं है। क्या उन सबको बचाया जा सकता है? इसका जवाब किसी के पास नहीं है कि वो बच सकते थे या नहीं। सच ये है कि सुशांत को कोई ना कोई बात थी जो अंदर ही अंदर उन्हें परेशान कर रही थी। कोई नहीं जान सकता कि उनके मन में क्या चल रहा था, लेकिन किसी भी व्यक्ति का सोशल मीडिया अकाउंट कई बार उसके आईने की तरह होता है। दिसंबर के बाद यानी पिछले 6 महीने से सुशांत ने ट्विटर पर कुछ भी नया पोस्ट नहीं किया, इसलिए आज हमने सुशांत का जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको भी हमने देखा। 6 महीने से उन्होंने ट्विटर पर कुछ नहीं डाला था,
10 दिन पहले इंस्टाग्राम पर उन्होंने अपनी मां के बारे में लिखा था, जिसमें उन्होंने आंसू, सपने और जीवन की बात की थी। सुशांत की मां का निधन तब हो गया था जब वो सिर्फ 16 साल के थे और उनके करीबी लोग बताते हैं कि अपनी मां से वो बहुत प्यार करते थे और अपनी मां के बहुत करीब थे, और जब से उनकी मां का देहांत हुआ वो अपनी मां को लेकर, उनके देहांत को लेकर बहुत दुखी रहते थे। उन्हें इस बात का बहुत मलाल रहता था कि जब वो इतने बड़े स्टार बने, जब वो सुपरस्टार बन गए, उन्हें इतनी कामयाबी मिली, उनकी इस कामयाबी को देखने के लिए उनकी मां नहीं थी। इस बात का दर्द उन्हें हमेशा रहता था। सुशांत के मन में क्या चल रहा था, इन बातों से समझा जा सकता था, लेकिन किसी ने इस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। फिल्म इंडस्ट्री के बारे में अक्सर लोग कहते हैं कि यहां कोई किसी का दोस्त नहीं होता, कोई किसी का सगा नहीं होता। कई लोगों का कहना है कि सुशांत इस फिल्म इंडस्ट्री में अकेले पड़ गए थे। सुशांत के बारे में यह बात काफी समय से लोगों को पता थी कि उन्हें कोई ना कोई मानसिक समस्या तो है, इसके लक्षण भी उनमें दिखाई दे रहे थे, लेकिन इन लक्षणों को देखने और समझने वाला कोई नहीं था। और यकीन मानिए, आप तो जानते हैं मीडिया को बहुत सारी बातें पता होती हैं। मीडिया में भी बहुत सारे लोगों को इस बात की जानकारी थी कि सब कुछ सुशांत के साथ जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। सुशांत को कोई ना कोई बात परेशान कर रही है। वो कई बार अपना फोन बंद कर देते थे, कई कई दिनों तक किसी का फोन नहीं उठाते थे, अचानक शूटिंग छोड़कर कहीं चले जाते थे, ऐसा होता था। और ऐसा लगता है कि सुशांत को जानने वाले फिल्म इंडस्ट्री के अधिकतर लोग अचानक उस समय प्रोफेशनल हो गए। जब उन्हें इन लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, मदद की जरूरत थी, तो ये सारे लोग अचानक से प्रोफेशनल हो गए। इनके अंदर प्रोफेशनलिज्म आ गया। फिल्म इंडस्ट्री के लोग किसी के मरने के बाद उसके दोस्त के तौर पर तुरंत आकर खड़े हो जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें सोशल मीडिया पर लिखने लगते हैं। अब से आपने देखा होगा, जब से सुशांत की मृत्यु हुई है, पूरा फिल्म इंडस्ट्री उनके बारे में लिख रहा है। कोई लिख रहा है वो उनके भाई थे, कोई लिख रहा है कि वो उनके बहुत करीबी दोस्त थे, कोई लिख रहा है कि उन्होंने पहले मुझे क्यों नहीं बताया, कोई और कुछ लिख रहा है। सब लोग ये बता रहे हैं कि वो इनके बड़े सगे थे और सुशांत को लेकर वो बड़े चिंतित थे और वो सुशांत के बड़े करीबी थे। लेकिन जब यही व्यक्ति जिंदा होता है, मुसीबत में होता है, तो ये सभी लोग प्रोफेशनल हो जाते हैं और मरने के बाद ये सब मरने वाले के सगे हो जाते हैं। शायद लोगों का यही व्यवहार एक बड़ी वजह है कि हर खूबी होने के बावजूद सुशांत के लिए फिल्म इंडस्ट्री में धीरे धीरे स्थिति खराब होने लगी थी। सुशांत को फिल्म इंडस्ट्री में काम तो मिल रहा था, लेकिन शायद इंडस्ट्री के लोगों से उनका दिल नहीं मिल रहा था। और यह बात किसी से छुपी नहीं है कि सुशांत ने फिल्म इंडस्ट्री में जितनी परेशानियों का सामना किया, उन परेशानियों से हर उस व्यक्ति को गुजरना पड़ता है जो फिल्म इंडस्ट्री में बाहर से आता है, जो किसी फिल्मी खानदान से नहीं आता। क्योंकि एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आपको अच्छा काम तभी मिलता है जब आपकी पहचान आपके फिल्मी परिवार से हो। ज्यादातर मामलों में इसे आप फिल्मी दुनिया का वो परिवारवाद भी कह सकते हैं जो कई बार आपको राजनीति में भी देखने को मिलता है। तो क्या सुशांत को इस बात की भी परेशानी थी कि फिल्म इंडस्ट्री में वो अपने कदम वैसे नहीं जमा पा रहे हैं जैसे कि होने चाहिए थे? उन्हें अच्छे ऑफर्स और फिल्में और कामयाबियां बहुत जल्दी मिल रही थी और ये परिवारवाद के कुछ लोगों के लिए सफलता का एक पासपोर्ट भी बन जाता है कि जब सुशांत जैसे लोग बाहर से आते हैं तो उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब फिल्मी परिवार के जो लोग होते हैं उन्हें इतना संघर्ष कई बार नहीं करना पड़ता। इस बारे में जितने लोग हैं उनकी अलग अलग राय है। कुछ लोग कहते हैं ये सही है, कुछ लोग कहते हैं ये गलत है। लेकिन हम आज आपसे इतना कहना चाहेंगे कि कितनी भी परेशानी रही हो, वो परेशानी इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि सुशांत को ऐसा कदम उठाना पड़े। और दूसरी बड़ी बात यह है कि चाहे आप फिल्म इंडस्ट्री के अंदर के हों या बाहर के, संघर्ष तो आपको हर जगह करना ही पड़ेगा। और फिल्म इंडस्ट्री की ही बात क्यों करनी है, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, आज हर जगह लोगों को ऐसा ही संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए हमारे देश में जो युवा इस समय हमें देख रहे हैं, हम उन्हें यह जरूर कहना चाहेंगे कि संघर्ष से डरने की आवश्यकता नहीं है, संघर्ष से मुंह मोड़ने की आवश्यकता नहीं है। संघर्ष तो आपको करना ही पड़ेगा, इसलिए वो काम कभी ना करें जो सुशांत ने किया। लेकिन सुशांत के पक्ष में आज फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने एक वीडियो जारी किया है। आज आप कंगना की बात भी सुनिए, क्योंकि अब कंगना जैसे जो फिल्म स्टार्स हैं उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की जो इंटरनल पॉलिटिक्स होती है उसको भी इस पूरे मामले के साथ जोड़ दिया है।
सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज़ में माहिर हैं कि कैसे एक पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमज़ोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमज़ोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरी फिल्में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पहुंचे, जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए? क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं, वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने ही डिडंट रिमेंबर व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हु विल राइट द हिस्ट्री, वी विल डिसाइड दैट। कंगना के विचार आपने सुने। फिल्म इंडस्ट्री में और भी कुछ लोग हैं जो सुशांत के इस कदम से बहुत आहत थे और उन्होंने दिल खोलकर बहुत ईमानदारी से सुशांत के इस कदम के बारे में अपनी बातें लोगों के सामने रखी हैं। उनमें से एक और हैं सिकंदर खेर, और उन्होंने क्या कहा है ये भी आप सुनिए। It's unbelievable and it's an unbearable tragedy. You know, people have been asking me about this because whatever people have been doing this, I'm not only talking about Sushant Singh, who's passed away because he's from the industry, but I just have to say this, man, because you know what it is, some people don't have anybody to talk to. Stop talking behind people's backs, man. Stop bitching people out. Stop gossiping, man. What are you people? Some people don't have people to talk to, okay? And they're helpless. And this is what it's probably driven him to. Just stop it, man. Just stop it. Some people are not as blessed or are not you. Maybe they're going through something. Let them do what they're doing, man. They're not harming you. They're not harming your family. They're not doing anything. Stop talking about people behind their back if you have nothing good to say. Why do that? This is a bloody cruel industry, man. You need to be strong. It's damn tough, yeah? He must have been alone. He must not have had anybody to talk to. Look at what's happened. No, you don't even know what it is. But just stop, yeah. Just stop. Maybe that's not the reason, but some people are alone. I know I am many times. I know I don't have people to talk to as well. It's just tragic. You know? Whoever's out there, just... If you have nothing good to say about somebody, don't say anything. It's good for you. This is such a... Just try and be good, man. Bloody human beings are a bloody virus, man. Human beings are a virus, you understand? Corona on Earth is bloody taking us down because of us. Because of what we do. We've taken over this earth. We've taken over everything. We're selfish, bloody mean people. Don't be so bloody greedy. Okay, some people are in a better place than others, okay? Success comes, success goes. Just leave people be, okay? Say something nice, encourage somebody, man, if they're going through something that's down. I've been through a lot of that as well. Say something, but, you know, it's just shattering, yeah. This is just shattering. तो किसी को कोई मानसिक तनाव है या किसी को डिप्रेशन है या कोई आत्महत्या करना चाहता है, इस दुनिया में जिंदा नहीं रहना चाहता, उसके पीछे वो व्यक्ति किस स्थिति में है ये एक बड़ा कारण हो सकता है और उसकी स्थिति वही जानता है, उसका मन ही जानता है। लेकिन क्या उसके आसपास के लोग भी इसमें कोई भूमिका निभाते हैं?
क्या लोग, देखिए सबसे बड़ा सवाल लोगों पर ही उठ रहा है और सिकंदर खेर तो लोगों को एक वायरस की तरह बता रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि समाज में जो लोग हैं या जो लोग हमारे आसपास हैं वो किस तरह की भूमिका हमारे जीवन में निभा रहे हैं। क्या वो हमें सकारात्मक विचार दे रहे हैं या नकारात्मक विचार दे रहे हैं। वो हमें मजबूत बना रहे हैं या वो हमें कमजोर बना रहे हैं, दीवार की तरफ धकेल रहे हैं। कहते हैं इस सृष्टि का निर्माण एक विस्फोट के साथ हुआ था और इससे पहले पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु पर केंद्रित था। वैज्ञानिक भाषा में इसे बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। यह घटना करीब 1400 करोड़ वर्ष पहले हुई थी और वैज्ञानिकों के मुताबिक ब्रह्मांड का विस्तार आज भी हो रहा है जिसे रोका नहीं जा सकता। पर आप सोच रहे होंगे कि आज हम इस बिग बैंग थ्योरी का जिक्र क्यों कर रहे हैं। दरअसल इंसानों के मन में भी इच्छाओं के ऐसे असंख्य विस्फोट होते रहते हैं जिनका विस्तार रोकना लगभग असंभव हो जाता है। यानी इच्छाएं एक के बाद एक चली जाती हैं और इच्छाओं को कई बार कंट्रोल करना असंभव हो जाता है। रात के अंधेरे में अक्सर अपने टेलीस्कोप से अंतरिक्ष की गहराइयों को नापने के शौकीन सुशांत सिंह के मन में अधूरी इच्छाओं के कौन से ऐसे विस्फोट हो रहे थे, इसका पता लगाना अब तो बहुत मुश्किल है। स्पेस साइंस सुशांत के सबसे पसंदीदा विषयों में से एक था। सितारों को करीब से देखने के लिए उन्होंने दुनिया का सबसे एक एडवांस्ड टेलीस्कोप भी खरीदा था। वो अक्सर रात भर अपने महंगे टेलीस्कोप से सितारों और आकाश गंगाओं को वहां बैठकर देखा करते थे। इतना ही नहीं, वर्ष 2018 में उन्होंने चंद्रमा पर जमीन का एक टुकड़ा भी खरीदा था और वो अक्सर मजाक में कहते थे कि वो अपने इस बड़े से टेलीस्कोप से चंद्रमा पर अपनी जमीन की निगरानी करते हैं। लेकिन अंतरिक्ष की गहराइयों में झांकने वाले एक अभिनेता के मन की गहराइयों में क्या चल रहा था, इसका कभी किसी को पता ही नहीं लगा। काश एक ऐसी दूरबीन बनाई जा सके, एक ऐसी टेलीस्कोप बनाई जा सके जो लोगों के मन में झांकने की क्षमता रखती हो और भावनाओं के सितारे गर्दिश में आने से पहले ही उसकी सूचना वो दे सकती हो। लेकिन अपने मन में सिर्फ आप खुद ही झांक सकते हैं और समय रहते ये पता कर सकते हैं कि कहीं कोई इच्छाओं का एस्ट्रॉयड या क्षुद्र ग्रह आपकी आत्मा को चोट पहुंचाने के लिए आपकी तरफ बढ़ तो नहीं रहा है। सुशांत का सपना था कि वो एक दिन विज्ञान की सबसे बड़ी प्रयोगशाला सर्न जाएं। पिछले साल उन्होंने अपना ये सपना पूरा भी कर लिया, लेकिन वो शायद इस प्रयोगशाला से एक महत्वपूर्ण सबक सीख नहीं पाए। आपको बता दें कि सर्न दुनिया में फिजिक्स की सबसे बड़ी प्रयोगशाला मानी जाती है। सर्न के वैज्ञानिक गॉड पार्टिकल की खोज कर रहे हैं। वैज्ञानिक प्रयोगशाला में ऐसा कर रहे हैं, लेकिन गॉड पार्टिकल यानी ईश्वरीय कण हर इंसान में मौजूद होते हैं क्योंकि हम सब ईश्वर की ही रचना है। अपने अंदर मौजूद इन ईश्वरीय कणों को देखने के लिए आपको विज्ञान की नहीं, मन की प्रयोगशाला में खुद को तलाशने की जरूरत होती है। लेकिन अफसोस, लोग ऐसा कर नहीं पाते। आत्महत्या भारत में एक महामारी का रूप ले रही है। अब आपको यह समझना होगा, महामारी तो आजकल आप भी देख रहे हैं। कोरोना वायरस अपने आप में एक महामारी लेकर आया है जिससे हम सब इस समय संघर्ष कर रहे हैं और इसीलिए हमने शुरुआत में आपसे कहा, वायरस और विचार। वायरस भी हमें मार रहा है और विचार भी हमारी हत्या कर रहे हैं या फिर आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि इंसान का दिमाग उसके कंट्रोल में नहीं है। आज आप इस महामारी की वजह जानकर हैरान रह जाएंगे, जिस महामारी को हम आत्महत्या का नाम दे रहे हैं। भगवान बुद्ध ने एक बार कहा था कि आप पूरी दुनिया में घूमकर ऐसे व्यक्ति की तलाश कर सकते हैं जो आपके प्यार का सच्चा हकदार है, लेकिन आपको वो व्यक्ति कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि आप स्वयं अपना प्यार पाने के सबसे बड़े हकदार हैं। यानी जो व्यक्ति खुद से प्यार नहीं कर सकता, वो भला दूसरों को प्रेम कैसे कर सकता है। जो लोग अपने जीवन की कदर नहीं करते, खुद से प्यार नहीं करते और दूसरों के द्वारा दिए गए दुख को अपना सबसे बड़ा दर्द समझ लेते हैं, वो कई बार आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं। हमारे समाज में रिश्तों को, परिवार को और प्यार को जीवन का सबसे बड़ा आधार माना जाता है। सब लोगों को यही चाहिए, सबको अपने रिश्ते अच्छे चाहिए, उन्हें परिवार चाहिए, उन्हें जीवन में प्यार चाहिए। लेकिन आपको जानकर दुख और पीड़ा का अनुभव होगा कि भारत में होने वाली ज्यादातर आत्महत्याओं की वजह यही रिश्ते हैं, यही परिवार है और यही प्रेम है, यही प्यार है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक भारत में होने वाली कुल आत्महत्याओं में से करीब 40% रिश्तों की वजह से होती है। यानी परिवार, विवाह और प्रेम मिलकर 40% आत्महत्याओं का कारण बन गए हैं। ये वो रिश्ते हैं जिनका आधार हमेशा प्रेम होता है। आंकड़ों के मुताबिक आत्महत्या करने वाले 29% लोगों ने पारिवारिक समस्याओं की वजह से अपनी जान दी,
जबकि आत्महत्या करने वाले 5% से ज्यादा लोग अपने शादीशुदा वैवाहिक जीवन से खुश नहीं थे। प्रेम संबंधों के कारण आत्महत्या करने वाले लोगों की संख्या 3.5% है। इसके अलावा 17% आत्महत्याएं उन लोगों ने की जो बीमारी से तंग आ चुके थे। कर्ज से परेशान होकर जान देने वाले लोगों की संख्या करीब 3% है, जबकि नशे की आदत की वजह से आत्महत्या करने वालों की संख्या 4% है। यानी करीब करीब 40% आत्महत्याएं टूटते रिश्तों के कारण हो रही हैं। वो रिश्ते जिन पर हम सब बहुत गर्व करते हैं, वो रिश्ते जो हमें आपस में जोड़ कर रखते हैं, वो रिश्ते जो हमारा हाथ मुश्किल वक्त में भी थाम कर रखते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि रिश्तों की मजबूती वाली ये बातें धीरे धीरे सिर्फ किस्से, कहानियों और किताबों का हिस्सा बनकर रह गई हैं, क्योंकि जिस प्रेम की डोर से ये रिश्ते बंधे होते हैं, वही डोर अब आत्महत्या का फंदा बनती जा रही है। यानी लोग परिवार के बीच रहकर भी अपनों का प्यार पाने के लिए तरस रहे हैं। परिवार में रहते तो हैं, लेकिन परिवारों के बीच में भी बहुत दूरियां हैं। लोगों के पास सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं व्यक्त करने का तो समय है, लेकिन अपने परिवार के लोगों की बातें सुनने का और उनसे अपने दिल की बात कह देने का समय नहीं है। लोग फेसबुक की वॉल पर तो सबसे जुड़े रहते हैं, लेकिन असल जिंदगी में परिवारों के बीच ही एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई है जिसने आपसी समझ, प्रेम और भावनाएं व्यक्त करने की संभावनाओं को लॉग आउट कर दिया है। सोचिए, सुशांत भी ये कदम उठाने से पहले अगर अपने परिवार में किसी से बात कर लेते, अपने पिता से बात कर लेते, अपनी बहनों से बात कर लेते, अपने किसी करीबी दोस्त से बात कर लेते, तो शायद आज हम ये विश्लेषण ना कर रहे होते। महान सूफी दार्शनिक रूमी ने कहा था, वुंड इज द प्लेस वेयर लाइट एंटर्स यू, यानी जीवन से मेरे दर्द का घाव उस दरवाजे की तरह होता है जहां से सच की रोशनी आपके भीतर प्रवेश करती है। जीवन के कड़वे अनुभव आपको स्वयं के करीब लाते हैं और आपके रूपांतरण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अब सवाल यह है कि आप ये कैसे पहचानेंगे कि आप खुद या आपके आसपास कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है और वो सुसाइड जैसा कदम उठा सकता है, आत्महत्या कर सकता है। लेकिन उससे पहले आप आत्महत्या के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत को समझिए। यह सिद्धांत दिया था मशहूर समाजवादी एमियल दुर्खिम ने आत्महत्या के अपने सिद्धांत में कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया है। उदाहरण के लिए, महिलाओं की तुलना में पुरुषों में आत्महत्या की दर ज्यादा है। अकेले रहने वाले लोगों की बजाय शादीशुदा और किसी रिलेशनशिप में रहने वालों में आत्महत्या की दर ज्यादा है। उनका सिद्धांत यह भी कहता है कि युद्ध काल से ज्यादा आत्महत्याएं शांति काल में होती हैं और कम पढ़े लिखे लोगों के मुकाबले शिक्षित लोग ज्यादा आत्महत्याएं करते हैं। अगर आप आज के आंकड़ों पर गौर करेंगे तो 123 साल पहले कही गई ये बातें आज भी सच लगती हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आप डिप्रेशन के शिकार किसी व्यक्ति की पहचान कैसे कर सकते हैं अगर आपके आसपास कोई है तो। अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति अधिकतर समय दुखी रहता है, करीब करीब हर दिन और हर क्षण वो दुखी, नाउम्मीद और निराशावादी दिखता है, अगर उसे लगता है कि उसके जीवन का कोई मूल्य नहीं रह गया है या फिर उसके मन में कोई अपराध बोध है जिसका जिक्र वो बार बार करता है, अगर वो अपना ध्यान केंद्रित करने, कुछ याद रखने और कोई भी फैसला कर पाने में असफल होने लगता है, तो ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। इसके अलावा अपनी मनपसंद चीजों में उसका मन नहीं लगता हो, किसी के साथ समय बिताने की इच्छा ना होती हो, किसी से बात करने का मन ना होता हो, लोगों से मिलना जुलना बंद कर दे, ठीक से सोना या जरूरत से ज्यादा सोना डिप्रेशन का लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा अगर उसे मृत्यु या आत्महत्या के विचार आ रहे हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए और फौरन किसी मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक से, साइकोलॉजिस्ट से बात करनी चाहिए। बीमारी का पता चलने पर अधिकतर मामलों में साइकोथेरेपी से, दवाओं का या फिर दोनों तरीकों से ही उपचार हो सकता है। काउंसलिंग सेशन हो सकते हैं और दवाएं भी दी जा सकती हैं और इसमें 2 से 4 हफ्ते ही लगते हैं। हालांकि कुछ मामलों में इलाज थोड़ा लंबा भी हो सकता है, लेकिन सब्र रखने पर धीरे धीरे इलाज का असर होने लगता है। और सुशांत के करीबियों का कहना है कि वो भी अपना इलाज करवा रहे थे। हमने आपको डिप्रेशन के जो लक्षण बताए उन्हें पहचानने में ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्ते लगने चाहिए, लेकिन हमारे यहां ऐसा होता नहीं। सुशांत के बारे में कहा जा रहा है कि वो करीब 6 महीने से डिप्रेशन में थे। अब इसका कारण कुछ भी हो, लेकिन सुशांत कई महीनों से इस तरह की मानसिक स्थिति से गुजर रहे थे। सच्चाई यही है कि डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति के बारे में कई महीने तक पता नहीं चलता, क्योंकि जिस व्यक्ति को इस तरह के लक्षण हैं
वो खुद ये बात किसी से कहता नहीं और या फिर किसी हिचक की वजह से किसी को बताना नहीं चाहता। आसपास के लोग भी इस पर ध्यान नहीं देते या फिर उन लोगों को मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी समस्या, बीमारी लगती ही नहीं है। इसलिए जो खास बात हम सब के लिए समझने की है वो ये है कि डिप्रेशन को हम ये माने कि एक बहुत बड़ी बीमारी है और ये जानलेवा हो सकती है और ये बीमारी किसी को भी हो सकती है। सफल लोगों को भी हो सकती है, असफल लोगों को भी हो सकती है, अमीर लोगों को भी हो सकती है, गरीबों को भी हो सकती है। यह हमारे समाज की एक ऐसी कड़वी सच्चाई है कि मानसिक स्वास्थ्य को हम गंभीरता से नहीं लेते, जबकि भारत में हर 20 लोगों में एक व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक अमेरिका और चीन के बाद भारत डिप्रेशन से पीड़ित तीसरा बड़ा देश है दुनिया में। भारत में 20 करोड़ लोग हैं जो किसी न किसी मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं। देश में 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग में करीब 15% ऐसे युवा हैं जिन्हें मानसिक स्वास्थ्य की कोई ना कोई समस्या है। किसी को एग्जाम से डर लगता है, किसी को सफलता से डर लगता है, किसी को असफल होने से डर लगता है। और जैसा कि अक्सर कहा जाता है कि लोगों के पास सफलता के रोड मैप तो हैं, लेकिन असफल होने के बाद क्या करेंगे इसका रोड मैप नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का ही आंकड़ा है कि दुनिया में हर 4 में से एक व्यक्ति अपने जीवन के किसी न किसी मोड़ पर किसी मानसिक बीमारी से पीड़ित होता है। दुनिया में 45 करोड़ लोग हैं जो इस वक्त ऐसी ही किसी न किसी मानसिक बीमारी से लड़ रहे हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि डिप्रेशन की वजह से आत्महत्या होती है और दुनिया में हर वर्ष करीब 8 लाख लोग इसी की वजह से खुद की जान ले लेते हैं। आज हमने आत्महत्या को अध्यात्म की नजर से समझने की कोशिश की है। और क्या आपने कभी यह समझने की कोशिश की कि कोई पशु आत्महत्या क्यों नहीं करता, इंसान ही क्यों करता है? कोई वृक्ष आत्महत्या क्यों नहीं करता, सिर्फ इंसान ही आत्महत्या क्यों करते हैं? इसके पीछे कारण क्या है? ऐसा क्यों है कि पूरी प्रकृति में सिर्फ मनुष्य ने ही अपने चारों ओर दुख और निषाद यानी एक भयावह मानसिक विकार का वातावरण निर्मित कर लिया है? इस विषय पर आध्यात्मिक गुरु ओशो कहते हैं कि पशु वृत्तियों यानी इंस्टिंक्ट के द्वारा जीते हैं। वो बोध से नहीं जीते, वो प्रकृति द्वारा संचालित होते हैं, वो यंत्रवत जीते हैं। उन्हें कुछ सीखना नहीं है, वो उसे लेकर ही जन्म लेते हैं जो सीखने योग्य है। उन्हें कुछ नया नहीं सीखना। उन्हें जीने और सुखी होने के लिए जो भी चाहिए वो उनमें बिल्ट इन है, उनमें पहले से मौजूद है, उसका ब्लूप्रिंट पहले से तैयार है। जबकि जब कोई मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास कोई वृत्ति नहीं होती, कोई ब्लूप्रिंट नहीं होता। मनुष्य को अपना मार्ग स्वयं निर्मित करना होता है। वृत्ति की जगह विवेक से काम लेना है, वृत्ति की जगह बोध से काम लेना है। मनुष्य यंत्र की भांति नहीं चल सकता, वो एक यंत्र नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि विवेक और बोध के साथ जीना हर किसी को आता नहीं। इंसान पशु की भांति भी नहीं जी सकता और उसे यह भी नहीं पता कि जीने का कोई और ढंग भी है। और यहीं से समस्या शुरू होती है और आत्महत्या इसी समस्या और इसी द्वंद्व का परिणाम है। जो लोग कामयाबी के शिखर पर होते हैं वो एक वक्त पर अक्सर खुद को अकेला महसूस करते ही हैं। अंग्रेजी में इसके लिए कहा गया है इट्स वेरी लोनली एट द टॉप। ऐसे लोगों की जिंदगी ऊपर से जितनी चमकदार दिखती है उस जिंदगी में अंदर बहुत खालीपन होता है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर हम फिल्म इंडस्ट्री की ही बात करें तो परवीन बाबी का नाम आपने जरूर सुना होगा, जो 1970 के दशक की बहुत मशहूर अभिनेत्री थी। 2005 में वो मुंबई में अपने घर में मृत मिली थी। उस वक्त वो बीमार थी और वो अपने घर पर अकेले ही रहती थी। 3 दिन तक किसी को पता ही नहीं चला कि परवीन बाबी की मौत हो चुकी है। सोचिए, जिस अभिनेत्री ने 50 से ज्यादा फिल्मों में काम किया हो, जो पूरे भारत में पूरी दुनिया में मशहूर रही हो और जिनका 15 वर्ष का शानदार चमकदार करियर रहा हो, लोग उनका नाम जानते हो, ऐसी अभिनेत्री की मौत इस तरह हुई। इसी तरह से हिंदी फिल्मों के मशहूर निर्देशक गुरुदत्त को और कौन नहीं जानता। प्यासा और कागज के फूल जैसी क्लासिक फिल्में बनाने वाले गुरुदत्त ने सिर्फ 39 वर्ष की आयु में आत्महत्या कर ली थी। वो अपने वैवाहिक जीवन से दुखी थे और डिप्रेशन का शिकार थे। वो आत्महत्या करने की 3 बार पहले भी कोशिश कर चुके थे। आप में से कई लोगों को राज किरण का चेहरा भी शायद याद होगा। उन्हें वर्ष 1980 की मशहूर फिल्म कर्ज से जाना जाता है, लेकिन 80 और 90 के दशक में कई हिंदी फिल्मों में काम करने वाला यह अभिनेता बाद के वर्षों में अचानक से लापता हो गया था। राज किरण के बारे में बाद में पता चला कि उन्हें कोई मानसिक बीमारी है और उनका इलाज अमेरिका के किसी शहर में हो रहा है। वर्ष 1983 में एक फिल्म आई थी अर्थ। इस फिल्म में एक गीत था, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। इत्तेफाक की बात है कि इस गाने में राज किरण ही थे।
आप भी आज इस गाने की कुछ पंक्तियां सुन सकते हैं। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। तो 70 के दशक में ये फिल्म आई थी और इसके जो बोल हैं इस गाने के, वो बोल आज भी हम में से बहुत सारे लोगों पर बिल्कुल सटीक बैठते हैं, क्योंकि मन के अंदर बहुत दर्द होता है और लोग फिर भी मुस्कुराते रहते हैं। आज हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि हर व्यक्ति के जीवन में एक ना एक कहानी, अनटोल्ड स्टोरी है। उस कहानी को वो किसी को बता नहीं पाया है। आप चाहें तो उस कहानी को सुन सकते हैं, और जिन लोगों के मन में ऐसी कहानियां हैं वो भी अगर चाहें तो आज ही अपने परिवार में किसी से बात कर सकते हैं, अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, अपना मन हल्का कर सकते हैं, और वायरस जैसे इस तरह के विचारों को तुरंत आप अपने शरीर से बाहर निकाल दीजिए, अपने मन से बाहर निकाल दीजिए। आपने कोरोना वायरस के बारे में सुना होगा। कोरोना वायरस के लिए कहते हैं आप हाथ धो लीजिए और सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए, लेकिन अपने दिमाग के लिए आप कौन से सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे? इसलिए इस सैनिटाइजर को ढूंढिए जो आपके मन में जो इस तरह के वायरस जैसे विचार हैं, उन विचारों को वो खत्म कर सके और आपको मानसिक रूप से दोबारा से वो स्वस्थ बना सके। यहां हम 5 मिनट का एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम आपको भारत और नेपाल बॉर्डर से एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। यह रिपोर्ट देखकर आप समझ जाएंगे कि भारत के साथ बिगड़ते रिश्तों के बीच नेपाल के लोग भारत के बारे में आजकल क्या सोच रहे हैं। उन्होंने ये कहा, और जो कि आज हम मानते हैं कि वर्क हार्ड और डू यू वर्क स्मार्ट। Management of the time teaches you how to work smart, not work hard. But we don't shy away from hard work, but we should work smart. Or he has even gone to the next level. He says, यदि अगर आप अपना समय मैनेजमेंट करना जान गए तो आप एक साधारण इंसान नहीं रहे, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बन सकते हैं, आप कुछ भी इसमें कर सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. Time punctuality is an event of the life in management of your time, whereas time management is a way of life, and punctuality is not a way of life. It could be a compulsion for you to be punctual, and you could be punctual on few meetings, very important meetings. प्रधानमंत्री से मिलने जाना तो I have to be punctual. लेकिन मैंने यदि अपने सबॉर्डिनेट को बुला रखा है ऑफिस में, तो मैं अंदर बैठे हुए खाना खा रहा हूं, कोई बात नहीं, वेट कर सकता। क्यों ऐसा होता है कि नहीं? एक छोटी सी बात उदाहरण से समझें। किसी के परिवार में मानिए 6 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ, आपकी मदर है, आपके फादर हैं, 4 आप भाई बहन हो, अलग अलग उम्र के हैं, अलग अलग इंटरेस्ट रखते हैं, अलग अलग समय पे आपको फादर को आपके को किसी समय जाना होता है, आपको पढ़ाई के लिए किसी समय जाना होता है, आपके बड़ी बहन को अलग समय जाना होता है, छोटी बहन को कहीं जाना होता है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं है उस परिवार में। तो रिजल्ट क्या रहता है? बेचारी घर की जो माँ है
बुरी तरह से पिसती है। उसको पता नहीं रहता कब किसको क्या चाहिए, किसी को सुबह नाश्ते में ये चाहिए, किसी को वो चाहिए, किसी को दोपहर को 12 बजे चाहिए, किसी को 3 बजे चाहिए, किसी को कुछ समय चाहिए, वो भी पता नहीं है। बेटा आता है खेल के, माँ भूख बड़ी जोर से लगी है, दो ना कुछ खाने के लिए, तो वो बेचारी लगी रहती भाग दौड़ में, पूरा घर अस्त व्यस्त रहता, पूरी घर की हालत ऐसी होती है कि जैसे वो बेचारी खुद की होती है। और इमेजिन करिए यदि एक परिवार में परंपरा है समय को मैनेज करने की, टाइम मैनेजमेंट करने की, तो गृहिणी को पता है कि किस वक्त मेरे पति को क्या चाहिए, बेटे को क्या चाहिए, बेटी को क्या चाहिए, पहले से तैयार करती, सब कुछ व्यवस्थित सुचारू रूप से चलता है। उसकी लाइफ भी अच्छी, सारे परिवार की लाइफ अच्छी। तो इसलिए इन्होंने कहा कि इसको टाइम मैनेजमेंट को एक अपने परिवार की परंपरा बनाइए, लाइफ बनाइए। इस विषय की बात करने की, जैसे मैंने एक J.K. वर्मा जी की किताब पढ़ा, उसी से मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि ये समझ में आने लगा उनकी बात को पढ़ के कि समय यदि इंसान के वश में हो या इंसान समय के वश में हो, ज़्यादातर हम लोग समय के अपने आप को समय के वश में कर लेते हैं बजाय समय को अपने वश में। कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि किस तरह चीन, पाकिस्तान और नेपाल के साथ भारत के रिश्ते लॉकडाउन में चले गए हैं। एक तरफ लद्दाख में भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद अब तक सुलझा नहीं है, दूसरी तरफ पाकिस्तान कश्मीर के इलाकों में लगातार गोलीबारी कर रहा है और अब नेपाल के साथ भी भारत के रिश्तों में दरार बढ़ रही है। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि भारत और नेपाल के बीच नक्शे से जुड़े इस पूरे विवाद के केंद्र में चीन है, जिसने इस विवाद की स्क्रिप्ट भी तैयार की है और नेपाल के प्रधानमंत्री KP ओली के हर एक्शन का निर्देशन भी चीन ही कर रहा है। यानी एक ऐसी फिल्म है जिसको चीन ने ही इसका प्रोडक्शन किया है और चीन ने ही इसका डायरेक्शन किया है और चीन ने ही इसकी पटकथा लिखी है। शनिवार को नेपाल की संसद में विवादित नक्शे में संशोधन का प्रस्ताव पास हो गया। नए नक्शे में भारत के 3 हिस्से कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को शामिल कर लिया गया है और दिलचस्प बात यह है कि नेपाल की सभी विपक्षी पार्टियों ने भी इस नक्शे का समर्थन किया है। 275 सदस्यों वाली नेपाल की संसद में इस विवादित नक्शे के पक्ष में 258 वोट पड़े। दरअसल KP ओली ने नए नक्शे के विषय को अपने देश में राष्ट्रवाद के नाम पर पेश किया और फिर नेपाल की एकता और अखंडता के नाम पर संसद में 2/3 बहुमत से इस विधेयक को पास भी करवा लिया। KP ओली के इस कदम को विशेषज्ञ चीन की साजिश के तौर पर देख रहे हैं, जो नेपाल को जियोपॉलिटिकल सुसाइड के लिए उकसा रहा है। वैसे भी KP ओली भारत विरोधी रुख के लिए जाने जाते हैं। वो नेपाल की संप्रभुता और राष्ट्रवाद की मार्केटिंग करके भारत के खिलाफ चीन का एजेंडा चला रहे हैं। लेकिन इस पूरे विवाद पर नेपाल की आम जनता क्या सोचती है? क्या भारत के साथ सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध रखने वाले नेपाल के लोग भी अपनी सरकार के इस फैसले से संतुष्ट हैं? क्या वो लोग भी भारत के बारे में यही राय रखते हैं? यही जानने के लिए जी न्यूज की टीम उत्तर प्रदेश के सोनौली पहुंची। इस इलाके में भारत और नेपाल की सीमा आपस में मिलती है, यानी ये भारत और नेपाल के बीच बॉर्डर का इलाका है। भारत का महाराजगंज जिला और नेपाल का रूपंदेही जिला इस सीमा से जुड़े हुए हैं और ये सीमा भारत नेपाल के बीच व्यापार का बड़ा केंद्र है, जहां हजारों की संख्या में नेपाल के लोग कामकाज के सिलसिले में भारत आते हैं। सोनौली बॉर्डर पर पहुंचकर सबसे पहले जी न्यूज की टीम ने खास बात नोट की। और खास बात क्या थी? पिछले कुछ महीनों से भारत और नेपाल सीमा पर नेपाल पुलिस अस्थायी टेंट्स बनाकर उनमें रह रही है। इन टेंट्स पर चीनी भाषा के शब्द लिखे हुए हैं। नेपाल पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक ये टेंट्स कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए नेपाल को चीन से राहत सामग्री के तौर पर मिले थे, लेकिन जानकार मानते हैं कि इसके पीछे भी चीन की ही साजिश है, जो भारत और नेपाल सीमा पर अपना प्रोपेगेंडा चला रहा है और ये बताना चाहता है कि वो नेपाल के रास्ते भी भारत की सीमा तक पहुंच सकता है। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि हर 500 मीटर की दूरी पर नेपाल पुलिस द्वारा
ऐसे ही टेंट लगाए गए हैं जिनमें चीनी भाषा में कुछ चिन्हित है। इस बात का इशारा है ये कि भारत और नेपाल की दोस्ती के बीच दीवार बनने के लिए चीन कितनी शिद्दत से जुटा हुआ है और नेपाल की सरकार भी चीन की कठपुतली बनी हुई है। लेकिन क्या नेपाल भारत से संबंध बिगाड़ने का जोखिम उठा सकता है? क्या चीन भारत और नेपाल के सदियों पुराने रिश्तों के बीच आ सकता है? इस बात को सबसे बेहतर कोई बता सकता है तो वो खुद नेपाल की जनता। जिनके दिल की बात जानने और समझने के लिए आज हम आपको भारत और नेपाल के बॉर्डर से ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। भारत और नेपाल के बीच का जो रिश्ता है यह कोई सामान्य रिश्ता नहीं है। भारत और नेपाल के बीच का रिश्ता तो मेरे बहनों भाइयों यह रोटी और बेटी का हमारा यह रिश्ता है। दुनिया की कोई ताकत इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। नक्शे पर खींची गई चंद लकीरें भारत और नेपाल के इस रिश्ते में दरार पैदा नहीं कर सकती। अगर किसी को कोई शक है तो भारत नेपाल बॉर्डर पर जाकर देख ले। पता चल जाएगा कि चीन चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जन्म जन्म के इस रिश्ते को 7 जन्मों में भी नहीं तोड़ पाएगा। मैं इस वक्त नो मैंस लैंड पर मौजूद हूं, इंडो नेपाल बॉर्डर पर। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले से ये सोनौली बॉर्डर कहलाता है और हम आपको इस वक्त यहां पर इसलिए लेकर आए हैं कि आखिरकार बॉर्डर पर हालात कैसे हैं। यहाँ पर हालात आपको बिल्कुल सामान्य दिखाई पड़ेंगे क्योंकि भारत और नेपाल के बीच जो रिश्ते हैं, भारत उसमें हमेशा इस रिश्ते को निभाने के लिए एक कदम आगे ही रहता है। और आप देखिए इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ इसे ट्रेड रूट भी कहा जाता है। अधिकतर जो व्यापार होता है नेपाल के लिए वो इसी रास्ते के माध्यम से किया जाता है। भारत और नेपाल के बीच करीब 1800 किलोमीटर की सीमा है। दोनों देशों के लोगों के दिलों की तरह ये सीमा भी पूरी तरह से खुली हुई है। चीन के बहकावे में आकर नेपाल की सरकार ने नक्शे में तो बदलाव कर दिए, लेकिन क्या इससे वो दोनों देशों के लोगों के दिलों में दूरियां पैदा कर पाया? ये तस्वीरें देखिए और खुद तय कीजिए। खरीदारी करते लोग, सामानों से लदे ट्रक, आपस में हंसी मजाक। आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि इनमें से कौन भारतीय है और कौन नेपाली। यहाँ का जो सोनौली का जो मार्केट है टोटल नेपाल के ऊपर निर्भर है। अगर नेपाल में बंद हो जाता है तो सोनौली एक आदमी नहीं आता है, क्योंकि यहाँ का एरिया जो देहात का एरिया है नहीं, टोटल ये बाजार नेपाल पे डिपेंड है। नया नक्शा जारी करने के पीछे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली के दिमाग में क्या चल रहा है ये तो वो ही जाने। लेकिन नेपाल के लोगों के मन में क्या चल रहा है ये समझने में वो बड़ी भूल कर रहे हैं। उन्हें भी एक बार भारत नेपाल बॉर्डर का चक्कर जरूर लगा लेना चाहिए और देख लेना चाहिए कि भारत और नेपाल का रिश्ता किसी स्वार्थ से नहीं बना है। संस्कृति के धागों में पिरोया गया ये रिश्ता रोटी बेटी के संबंधों से अटूट है, जिसे कोई सरकार या कोई देश चाहकर भी नहीं तोड़ सकता। सुनते हैं कि रोटी बेटी का संबंध सिर्फ कहने के लिए नहीं है, यथार्थ है। यहाँ की भारत और नेपाल की कनेक्टिविटी पर्सन टू पर्सन कनेक्टिविटी है। कोई एक दल दूसरे दल को सिर्फ जानता ऐसा नहीं है। ये जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ, जब से भारत और नेपाल राष्ट्र बने हैं, जब से इनको पहचाना जाता है, तब से इसका संबंध कायम है और रहेगा। नेपाल और भारत का संस्कृति, धर्म, हर कल्चर के लिए ये उपयुक्त है। ये आप उधर से नेपाल के इंडिया आएंगे तो वहाँ पर नेपाली करके कोई नहीं बोल पाएगा, इंडिया से नेपाल में जाएंगे तो इंडियन बोल के कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक ही कल्चर मिलता है। रोजी रोटी का जो काम है, रोजी बेटी का काम है, ये तो चलता रहेगा, ये सदियों चलता रहेगा। नेपाल की सरकार को पता नहीं क्यों ये भ्रम हो गया कि भारत से ज्यादा चीन उसका सगा है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो निस्वार्थ होते हैं। चीन से रिश्तेदारी नेपाल को अस्थायी फायदा भले ही पहुंचा सकती है, लेकिन भारत से रिश्ते खत्म करना ना तो नेपाल सरकार की बस की बात है, ना ही नेपाल के नागरिक ऐसा कभी सोच सकते हैं। आप नेपाल के रहने वाले हैं और ये भारत की रहने वाली हैं, तो क्या नाम है आपका? बिहारी लाल कुमार। बिहारी लाल जी, कब हुई थी आप लोग की शादी और ये जो रिश्ता है कि नेपाल और भारत में एक दूसरे के गांव में आना जाना? 8-10 साल से ऊपर।
आप यहाँ भारत में कहाँ रहती हैं? कौन सा जगह है? महाराजगंज जिला। हाँ। सबका रिलेशन नेपाल का और जो है भारत का रिलेशन बहुत अच्छा रहे, हमारा कहना यही है। वैसे जो है थोड़ी बहुत कमी कमजोरियां होती रहती हैं, लेकिन मेन तो वही है कि हमको मिलके ही रहना है। भारत नेपाल सीमा के दोनों ओर कई गांव बसे हैं। नेपाल के किसान भारतीय क्षेत्र में खेती करते हैं, तो कुछ भारतीय क्षेत्र के किसान नेपाल के क्षेत्र में रहकर व्यापार करते हैं और शाम को अपने घर चले आते हैं। नेपाल के छात्र भारत में पढ़ाई करते हैं। नेपाल तो छोड़िए, चीन का किसी भी देश के साथ ऐसा रिश्ता ना कभी रहा है और ना कभी रह सकता है। भारत और नेपाल सिर्फ पड़ोसी नहीं है, बल्कि सुख दुख के सच्चे साथी हैं। यहाँ मित्रता जैसे रहे, हम लोग भी यहाँ भारत में जाते हैं, भारत के लोग ही नेपाल में आते हैं, एकदम अच्छा गहरा रिश्ता है नेपाल से। हम नेपाल इंडिया में पढ़ते भी हैं, नवज्योति स्कॉलर्स अकेडमी जो अभी यहाँ पे बन रही है, न्यू स्कूल। और इंडिया के बारे में हम भी ज़्यादा जानते हैं एकदम अच्छे तरीके से, क्योंकि हम शुरू से ही इंडिया में पढ़ रहे हैं। भारत नेपाल बॉर्डर पर हमें एक भी ऐसा नेपाली नागरिक नहीं मिला जो नेपाल के नए नक्शे का समर्थक हो, लेकिन हमें एक ऐसी चीज जरूर दिखाई दी जिससे यह साफ हो गया कि नेपाल सरकार की नक्शेबाजी में चीन का क्या रोल है। इस वक्त जी न्यूज की टीम सोनौली इंडो नेपाल बॉर्डर पर मौजूद है और आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं मेरे पीछे, आप देखिए कि कितना बड़ा उदाहरण है। ये जो टेंट देख रहे हैं चीनी साइन बोर्ड के साथ में, ये चीन स्पॉन्सर्ड टेंट नेपाल को दिए गए हैं और नेपाल की आर्म फोर्सेस इस टेंट का इस्तेमाल यहां पर कर रही है। और इस पूरे इंडो नेपाल बॉर्डर पर इस तरह के अलग अलग टेंट नेपाल की तरफ से लगाए गए हैं जो कि स्पॉन्सर्ड बाय चाइना है। यानी चीन के दबाव में नेपाल पूरी तरह से काम कर रहा है। और यही नहीं, ये पिछले 1 से 1.5 महीने के दौरान ही लगाए गए हैं। तो क्या जो नक्शे को लेकर कदम नेपाल उठा रहा है वो चीन के दबाव में ही है? क्योंकि ये तस्वीरें इस बात का गवाह देती हैं। ये तस्वीरें गवाही देती है कि चीन की कठपुतली बनकर भारत से नक्शेबाजी करने वाली नेपाल की सरकार सिर्फ अपने बारे में सोच रही है। नेपाल के लोगों की राय से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके लिए भारत भी उनका उतना ही अपना है जितना नेपाल। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। जब हम इंडो नेपाल बॉर्डर पर पहुंचे तो हमें एक और खास बात पता चली, और ये है कि यहाँ पर जब लॉकडाउन के दौरान नेपाल के नागरिक जो भारत में फंसे हुए थे, वो जब अपने मुल्क वापस जाने की कोशिश में थे तो भारत ने लगातार उनकी मदद की। यहाँ पर 14 दिन से लेकर 21 दिनों तक उन्हें क्वारंटीन में रखा, उन्हें उनके लिए भोजन की व्यवस्था की, सैनिटाइजर, मास्क, हेल्थ चेकअप, इन सब की व्यवस्था की। और उसके बाद उन्हें यहाँ से आगे अंदर जाने दिया गया, क्योंकि हमें ये भी पता चला था कि जो नेपाल की पुलिस थी या जो नेपाल की फोर्स थी वो उस वक्त नेपाल के नागरिकों को सीधे तौर पर लेने से मना कर रही थी और यहां पर नेपाल के नागरिकों को धरने पर बैठना पड़ा था। और उसके बाद नेपाल के उन नागरिकों के लिए मददगार भारत ही बना। कैमरामैन जयप्रकाश के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, इंडो नेपाल बॉर्डर, महाराजगंज, उत्तर प्रदेश। नेपाल में आजकल इस बात पर भी बहस चल रही है कि केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री पद को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए और अपनी पार्टी में खुद को मजबूत करने के लिए भारत विरोधी कार्ड खेला है, क्योंकि उनकी पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने ओली पर यह दबाव बनाया था कि मई में वो प्रधानमंत्री पद छोड़ दें। और सूत्रों के मुताबिक भारत ने ओली को बातचीत का ऑफर भी दिया था, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो जो उनकी अंदरूनी राजनीति है देश की, उसमें अपनी स्थिति को कमजोर नहीं करना चाहते थे, इस बात को और खींचना चाहते थे। और आजकल वहां पर राष्ट्रवाद की लहर चली हुई है और राष्ट्रवाद वो इस नाम पर दिखाना चाहते हैं कि भारत से वो किस तरीके से भारत के साथ कोई ना कोई विवाद पैदा कर दें, जिससे वो अपनी राष्ट्रवाद वाली जो भावना है वो अपनी राजनीति में लोगों को बता सके। अब आपको चीन और पाकिस्तान के बारे में बताते हैं कि भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए भी ये दोनों खतरा बन गए हैं। चीन दुनिया में लाखों लोगों की जान लेने वाले वायरस का केंद्र है, तो पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र है, ये सब हम जानते हैं। लेकिन ये दोनों देश अब परमाणु हथियारों की दौड़ में भी बहुत आगे निकल गए हैं। परमाणु हथियारों पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी एक रिपोर्ट में इसका जिक्र किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस समय पाकिस्तान के पास 160 और चीन के पास 320 परमाणु हथियार हैं। चीन ने पिछले 1 वर्ष में
30 नए परमाणु हथियारों का निर्माण किया है, जबकि भारत के पास इस समय कुल मिलाकर 150 परमाणु हथियार हैं। भारत के परमाणु हथियार पहले से कम हुए हैं या बढ़े हैं, इसका जिक्र इस रिपोर्ट में नहीं है। इस रिपोर्ट में चीन को लेकर यह चिंता भी जताई गई है कि वो अपने परमाणु हथियारों का सार्वजनिक तौर पर ज्यादा प्रदर्शन कर रहा है। हालांकि चीन अपने परमाणु हथियारों के विकास के बारे में बहुत कम जानकारियां दुनिया को देता है, लेकिन चीन बहुत तेजी से अपने परमाणु हथियारों को आधुनिक बना रहा है, उन्हें अपग्रेड कर रहा है और चीन ने जमीन और समुद्र से वार करने में सक्षम नई परमाणु मिसाइलें भी बना ली हैं और चीन ने परमाणु हथियार ले जाने वाला एक एयरक्राफ्ट भी उसका भी निर्माण किया है। हालांकि एक अच्छी खबर यह है कि दुनिया में कुल परमाणु हथियारों की संख्या में गिरावट आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया के 90% परमाणु हथियार रखने वाले अमेरिका और रशिया अपने परमाणु हथियारों को धीरे धीरे अब नष्ट कर रहे हैं। दुनिया के जो देश परमाणु शक्ति से संपन्न हैं, उनके पास इस समय कुल 13,400 परमाणु हथियार हैं पूरी दुनिया में, जबकि पिछले साल परमाणु हथियारों की संख्या 13,865 थी, यानी कुछ गिरावट आ रही है। यानी जब दुनिया के देश परमाणु हथियारों को लेकर सकारात्मक दिशा में चल रहे हैं, तब चीन और पाकिस्तान दुनिया के लिए खतरा बन रहे हैं। असल में इस समय दुनिया को मिसाइलों की नहीं बल्कि मेडिसिन की जरूरत है। इस समय हमें परमाणु हथियारों की नहीं, अस्पतालों की जरूरत है। इस समय वेंटिलेटर्स की जरूरत है। इस समय दवाइयों की जरूरत है। जिस देश के पास अस्पताल होंगे, दवाइयां होंगी और जो देश सबसे पहले इस कोरोना वायरस का इलाज ढूंढ लेगा, असल में सुपर पावर वही देश है। ये मिसाइल और परमाणु हथियार किसी के काम आजकल नहीं आने वाले। और एक और खास बात इससे आपको यह पता चलेगी कि अब चीन और पाकिस्तान दोनों के पास भारत से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। और अब आज का सवाल, आज आपको उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जिसने पतंग उड़ाकर यह साबित किया था कि मेघ विद्युत यानी लाइटनिंग भी बिजली ही होती है। आप इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। In management of your time, whereas time management is a way of life, is a way of life, and punctuality is not a way of life. It could be an compulsion for you to be punctual, and you could be punctual on few meetings, very important meetings. प्रधानमंत्री से मिलने जाना तो I have to be punctual. लेकिन मैंने यदि अपने सबॉर्डिनेट को बुला रखा है ऑफिस में, तो मैं अंदर बैठे हुए खाना खा रहा हूं, कोई बात नहीं, वेट कर सकता। क्यों ऐसा होता है कि नहीं? एक छोटी सी बात उदाहरण से समझें। किसी के परिवार में मानिए 6 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ, आपकी मदर है, आपके फादर हैं, 4 आप भाई बहन हो, अलग अलग उम्र के हैं, अलग अलग इंटरेस्ट रखते हैं, अलग अलग समय पे आपको, फादर को आपके को किसी समय जाना होता है, आपको पढ़ाई के लिए किसी समय जाना होता है, आपकी बड़ी बहन को अलग समय जाना होता है, छोटी बहन को कहीं जाना होता है। लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं है उस परिवार में, तो रिजल्ट क्या रहता है? बेचारी घर की जो माँ है बुरी तरह से पिसती है, उसको पता नहीं रहता कब किसको क्या चाहिए, किसी को सुबह नाश्ते में ये चाहिए, किसी को वो चाहिए, किसी को दोपहर को 12 बजे चाहिए, किसी को 3 बजे चाहिए, किसी को कुछ समय चाहिए, वो भी पता नहीं है। बेटा आता है खेल के, माँ भूख बड़ी जोर से लगी है, दो ना कुछ खाने के लिए, तो वो बेचारी लगी रहती है भाग दौड़ में, पूरा घर अस्त व्यस्त रहता, पूरी घर की हालत ऐसी होती है कि जैसे वो बेचारी खुद की होती है। और इमेजिन करिए यदि एक परिवार में परंपरा है समय को मैनेज करने की, टाइम मैनेजमेंट करने की, तो गृहिणी को पता है कि किस वक्त मेरे पति को क्या चाहिए, बेटे को क्या चाहिए, बेटी को क्या चाहिए, पहले से तैयार करती, सब कुछ व्यवस्थित सुचारू रूप से चलता है, उसकी लाइफ भी अच्छी, सारे परिवार की लाइफ अच्छी। तो इसलिए इन्होंने कहा कि इसको टाइम मैनेजमेंट को एक अपने परिवार की परंपरा बनाइए, लाइफ बनाइए। इस विषय की बात करने की, जैसे मैंने
एक J.K. वर्मा जी की किताब पढ़ा, उसी से मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि ये समझ में आने लगा उनकी बात को पढ़ के कि समय यदि इंसान के वश में हो या इंसान समय के वश में हो, ज़्यादातर हम लोग समय के अपने आप को समय के वश में कर लेते हैं बजाय समय को अपने वश में करने के लिए। और जो इंसान अपने समय को अपने वश में कर ले तो ज़िंदगी की बहुत सी समस्याएं ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती हैं, बल्कि मैं यहाँ तक कहूँगा कि समस्याएं नज़दीक आती ही नहीं हैं। एक जो आदमी टाइम को मैनेज करना जानता है वो सब कुछ कर सकता है, ऐसा मैंने समझा इस पिछले 2-4 दिनों में। और यदि हम टाइम मैनेज नहीं करेंगे, अपने वश में नहीं करेंगे समय को, और किसी वक्त हमको एक दिन रियलाइज़ होगा कि अरे समय तो बीत गया, अब कुछ नहीं कर सकता, तो रिग्रेट्स रहेंगे। रिग्रेट्स में अगर जाएंगे आप अगले जन्म में, अगला जन्म भी रिग्रेट से ही शुरू होगा, क्योंकि हमारी जो परंपरा, हमारा जो विश्वास, इस देश की संस्कृति, इस देश का जो विचारधारा वो इस प्रकार की है कि हम एक जन्म नहीं अनेकों जन्म लेते हैं। और ये साइंटिस्ट ने भी मान लिया कि जहाँ से आप इस जन्म को ख़त्म करते हैं, जहाँ एंड करते हैं, वहीं से आपका अगला जन्म शुरू होता है। और अगर समय को वश में नहीं किया, लास्ट मिनट पे जब आपको पता लगा कि समय तो निकल गया, उस समय जब आप जाएंगे तो रिग्रेट्स के साथ जाएंगे, तो रिग्रेट्स के साथ ही अगला जन्म की शुरुआत होगी। तो इसलिए भी लेखक ने कहा कि भाई समय को अपने वश में करना सीखो, उसको इस तरह से मत जाने दो। और लेकिन साथ में ये भी कहा उन्होंने कि ये नहीं कि आप इसको मशीन के रूप में बन जाए, इंसान मशीन के रूप में बन जाए समय को वश में करके। ये नहीं, आप सब कुछ करिए, समय का आनंद लीजिए, आनंद लेते हुए उसको किस प्रकार से अपने आप को आगे बढ़ाना, ये सबसे बड़ी बात है। उन्होंने ये नहीं कहा, ये कहा, और जो कि आज हम मानते हैं कि वर्क हार्ड और डू यू वर्क स्मार्ट। मैनेजमेंट ऑफ द टाइम टीचेस यू हाउ टू वर्क स्मार्ट, नॉट वर्क हार्ड। But we don't shy away from hard work, but we should work smart. और he has even gone to the next level. He says, यदि अगर आप अपना समय मैनेजमेंट करना जान गए तो आप एक साधारण इंसान नहीं रहे, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बन सकते हैं, आप कुछ भी इसमें कर सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. Time punctuality is an event of the life in management of your time. Whereas time management is a way of life. Is a way of life. And punctuality is not a way of life. It could be a compulsion for you to be punctual. And you could be punctual on few meetings, very important meetings. प्रधानमंत्री से मिलने जाना तो I have to be punctual. लेकिन मैंने यदि अपने सबॉर्डिनेट को बुला रखा है ऑफिस में, तो मैं अंदर बैठे हुए खाना खा रहा हूं, कोई बात नहीं, वेट कर सकता। क्यों ऐसा होता है कि नहीं? एक छोटी सी बात उदाहरण से समझें। किसी के परिवार में मानिए 6 लोग हैं, हस्बैंड वाइफ, आपकी मदर है, आपके फादर हैं, 4 आप भाई बहन हो, अलग अलग उम्र के हैं, अलग अलग इंटरेस्ट रखते हैं, अलग अलग समय पे आपको, फादर को आपके को किसी समय जाना होता है, आपको पढ़ाई के लिए किसी समय जाना होता है, आपकी बड़ी बहन को अलग समय जाना होता है, छोटी बहन को कहीं जाना होता है। लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं है उस परिवार में, तो रिजल्ट क्या रहता है?
बेचारी घर की जो माँ है बुरी तरह से पिसती है, उसको पता नहीं रहता कब किसको क्या चाहिए, किसी को सुबह नाश्ते में ये चाहिए, किसी को वो चाहिए, किसी को दोपहर को 12 बजे चाहिए, किसी को 3 बजे चाहिए, किसी को कुछ समय चाहिए, वो भी पता नहीं है। बेटा आता है खेल के, माँ भूख बड़ी जोर से लगी है, दो ना कुछ खाने के लिए, तो वो बेचारी लगी रहती भाग दौड़ में, पूरा घर अस्त व्यस्त रहता, पूरी घर की हालत ऐसी होती है कि जैसे वो बेचारी खुद की होती है। और इमेजिन करिए यदि एक परिवार में परंपरा है समय को मैनेज करने की, टाइम मैनेजमेंट करने की, तो गृहिणी को पता है कि किस वक्त मेरे पति को क्या चाहिए, बेटे को क्या चाहिए, बेटी को क्या चाहिए, पहले से तैयार करती, सब कुछ व्यवस्थित सुचारू रूप से चलता है, उसकी लाइफ भी अच्छी, सारे परिवार की लाइफ अच्छी। तो इसलिए इन्होंने कहा कि इसको टाइम मैनेजमेंट को एक अपने परिवार की परंपरा बनाइए, लाइफ बनाइए। इस विषय की बात करने की, जैसे मैंने एक J.K. वर्मा जी की किताब पढ़ा, उसी से मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि ये समझ में आने लगा उनकी बात को पढ़ के कि समय यदि इंसान के वश में हो या इंसान समय के वश में हो, ज़्यादातर हम लोग समय के अपने आप को समय के वश में कर लेते हैं बजाय समय को अपने वश में करने के लिए। और जो इंसान अपने समय को अपने वश में कर ले तो ज़िंदगी की बहुत सी समस्याएं ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती हैं, बल्कि मैं यहाँ तक कहूँगा कि समस्याएं नज़दीक आती ही नहीं हैं। एक जो आदमी टाइम को मैनेज करना जानता है वो सब कुछ कर सकता है, ऐसा मैंने समझा इस पिछले 2-4 दिनों में। और यदि हम टाइम मैनेज नहीं करेंगे, अपने वश में नहीं करेंगे समय को, और किसी वक्त हमको एक दिन रियलाइज़ होगा कि अरे समय तो बीत गया, अब कुछ नहीं कर सकता, तो रिग्रेट्स रहेंगे। रिग्रेट्स में अगर जाएंगे आप अगले जन्म में, अगला जन्म भी रिग्रेट से ही शुरू होगा, क्योंकि हमारी जो परंपरा, हमारा जो विश्वास, इस देश की संस्कृति, इस देश का जो विचारधारा, वो इस प्रकार की है कि हम एक जन्म नहीं अनेकों जन्म लेते हैं। और ये साइंटिस्ट ने भी मान लिया कि जहाँ से आप इस जन्म को ख़त्म करते हैं, जहाँ एंड करते हैं, वहीं से आपका अगला जन्म शुरू होता है। और अगर समय को वश में नहीं किया, लास्ट मिनट पे जब आपको पता लगा कि समय तो निकल गया, उस समय जब आप जाएंगे तो रिग्रेट्स के साथ जाएंगे, तो रिग्रेट्स के साथ ही अगला जन्म की शुरुआत होगी। तो इसलिए भी लेखक ने कहा कि भाई समय को अपने वश में करना सीखो, उसको इस तरह से मत जाने दो। और लेकिन साथ में ये भी कहा उन्होंने कि ये नहीं कि आप इसको मशीन के रूप में बन जाए, इंसान मशीन के रूप में बन जाए समय को वश में करके, ये नहीं, आप सब कुछ करिए, समय का आनंद लीजिए, आनंद लेते हुए उसको किस प्रकार से अपने आप को आगे बढ़ाना, ये सबसे बड़ी बात है। उन्होंने ये नहीं कहा, ये कहा, और जो कि आज हम मानते हैं कि वर्क हार्ड और डू यू वर्क स्मार्ट। मैनेजमेंट ऑफ द टाइम टीचेस यू हाउ टू वर्क। और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1667 में आज ही के दिन पहली बार किसी जानवर से इंसान के बीच आधिकारिक रूप से ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया गया था। ऐसा एक फ्रेंच फिजिशियन ने किया था जिनका नाम था जीन बैप्टिस्ट डेनिस।
डेनिस ने 15 साल के एक बच्चे को भेड़ के शरीर से 12 आउंस यानी 355 मिलीलीटर खून चढ़ाया था और यह प्रयोग सफल रहा था। हालांकि बाद में ऐसे प्रयोगों को बंद कर दिया गया था क्योंकि वैज्ञानिकों को समझ में आ गया था कि जानवरों और इंसानों का खून एक दूसरे से काफी अलग होता है। वर्ष 1752 में आज ही के दिन अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह सिद्ध कर दिया था कि मेघ विद्युत यानी लाइटनिंग भी बिजली ही होती है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तूफान में पतंग उड़ाकर इस सिद्धांत को साबित करने का प्रस्ताव प्रकाशित किया था। इस प्रयोग को काइट एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है और माना जाता है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने खुद फिलाडेल्फिया में यह प्रयोग किया था। हालांकि बाद में इस पर विवाद भी रहा। वर्ष 1844 में 15 जून को ही अमेरिकी केमिस्ट चार्ल्स गुडियर को वल्कनाइज्ड रबर का पेटेंट मिला था। वल्कनाइजेशन एक खास रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसके जरिए प्राकृतिक रबर को सल्फर की मदद से वल्कनाइज्ड रबर बनाया जाता है। यह रबर ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होता है। चार्ल्स गुडियर के आविष्कार की बदौलत रबर का व्यावसायिक इस्तेमाल करना संभव हुआ था। हालांकि यह भी एक विडंबना है कि उनके आविष्कार ने कई लोगों को करोड़पति बना दिया, लेकिन चार्ल्स गुडियर अपनी मौत के समय एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहे। वर्ष 1927 में आज के दिन मशहूर उर्दू लेखक और शायर इब्ने इंशा का जन्म पंजाब के जालंधर जिले में हुआ था। इब्ने इंशा को अपने दौर के सबसे शानदार शायरों और उर्दू के सर्वश्रेष्ठ व्यंग्यकारों में गिना जाता है। उनकी सबसे मशहूर पुस्तक का शीर्षक था उर्दू की आखिरी किताब। इब्ने इंशा की कई गजलें आज भी क्लासिक मानी जाती हैं। वर्ष 1947 में आज के दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के बंटवारे की योजना को स्वीकार कर लिया था और माउंटबेटन प्लान को पारित कर दिया गया था। इस प्लान के तहत पश्चिमी पंजाब का मुस्लिम बाहुल्य इलाका पाकिस्तान बन गया, जबकि हिंदू बाहुल पश्चिम बंगाल भारत में रहा। इसी तरह मुस्लिम बाहुल्य पूर्वी बंगाल पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था, जो बाद में आजाद होकर बांग्लादेश बना। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और अकेलापन पीड़ादायी अनुभव होता है और एकांत में रहना बहुत सुखदायी और आनंद से भरा हुआ अनुभव है। इसलिए अकेलेपन को नहीं बल्कि एकांत को चुनिए। नमस्कार।